हेलो फ्रेंड्स, रैंकर्स पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हल कर रहे हैं। तो अभी तक भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय इतिहास से संबंधित जितने प्रश्न आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी को हम लोगों ने हल कर लिया है। अगर आप इन सभी वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस वीडियो का प्लेलिस्ट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए विषय की तरफ बढ़ेंगे, भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल से संबंधित जितने प्रश्न आयोग द्वारा पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग आज इस वीडियो के अंतर्गत हल करेंगे। तो इसके अंतर्गत आज का पहला टॉपिक है क्षेत्रफल, सीमावर्ती देश और कर्क रेखा। इससे संबंधित पहले प्रश्नों को हल करेंगे, साथ ही साथ इसके बाद के अन्य टॉपिक्स हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है। तो भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति भूमध्य रेखा के उत्तर में है। अगर मैप अगर देखें आप, ग्लोब पे भारत की स्थिति देखें तो ये भूमध्य रेखा है और भारत की अवस्थिति भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत की अवस्थिति भूमध्य रेखा के उत्तर में है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति कर्क रेखा के दक्षिण में और भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के उत्तर में है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो जो चार विकल्प दिए गए हैं उसमें गांधीनगर की अवस्थिति कर्क रेखा के निकटतम स्थित है। ये सभी जो नगर दिए हैं, इनकी अक्षांश कितने अक्षांश पर अवस्थित हैं वो दिया है। इन सभी को आप एक बार देख लें। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का भौगोलिक प्रतिशत 7.33 है। और कुल कितना भौगोलिक क्षेत्रफल है? तो 2,40,928 वर्ग मीटर। ये जो है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक क्षेत्रफल है। वहीं अगर भारत में इसकी हिस्सा पूछें तो भारत के कुल हिस्सा में उत्तर प्रदेश का कितना भाग है? 7.33। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? जो चार विकल्प दिए गए हैं इसमें मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय व पश्चिम बंगाल है। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से स्पर्श नहीं करती है। तो ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। इसमें मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है? तो रूस की सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है, बल्कि उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा होती है। अफगानिस्तान की सीमा भारत, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान एवं चीन से मिलती है। अतः स्पष्ट है कि अफगानिस्तान की सीमा रूस से नहीं मिलती। और रूस क्या है, अफगानिस्तान क्या है? एक स्थलरुद्ध देश है। अगला प्रश्न है छठा, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? जो 4 कथन दिए गए हैं इसमें कूट के माध्यम से बताना है कौन कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। संसार का 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। कर्क रेखा देश के बीचों बीच गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। अब बताना इन 4 कथनों में कौन कौन से सही हैं। तो केवल 2 और 3 सही हैं और 1 और 4 गलत है। भारत विश्व का छठा नहीं बल्कि 7वां सबसे बड़ा देश है। और भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है, पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित नहीं है, बल्कि कुछ क्षेत्र इसके अन्य कटिबंधीय क्षेत्रों में अवस्थित हैं। तो आइए प्रश्न की व्याख्या पर बढ़ते हैं। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, न कि छठा। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 30 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। इस प्रकार कथन 1 एवं 4 गलत हैं और 2 एवं 3 सही हैं, क्योंकि भारत का समस्त स्थलीय भाग संसार के कुल क्षेत्रफल का 2.4% घेरे हुए है और कर्क रेखा देश के बीचों बीच गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। 7वां प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की गई थी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा के द्वारा की गई है। भारत एवं पाकिस्तान तथा भारत बांग्लादेश के बीच मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा के द्वारा किया गया है। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा बनाती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा है, जिसे 3 जुलाई 1914 को शिमला कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद निर्धारित किया गया था। यह रेखा भारत के अरुणाचल प्रदेश एवं चीन के दक्षिण पूर्वी सीमा का सीमांकन करती है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें बिहार, अर्थात जब झारखंड और बिहार दोनों अलग नहीं हुए थे तो उस समय जो है एक ही माना जाता था, लेकिन अब तो अलग हो गया है। तो जो उस समय जो प्रश्न पूछा गया है था तो उसके हिसाब से बिहार इसका उत्तर होता।
अगर प्रश्न की व्याख्या को देखें तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। अतः प्रश्नगत विकल्पों में कोई भी विकल्प सही उत्तर नहीं होगा। यदि संयुक्त बिहार अर्थात झारखंड को बिहार में शामिल मान लिया जाए, ये कब हुआ, अलग हुआ झारखंड बिहार से, तो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। और इसके पूर्व की स्थिति माने तो यह प्रश्न 1990 में पूछा गया था, तो उस अनुसार जो है बिहार उसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन 2000 के बाद की स्थिति बदल गई, जो आप प्रश्न की व्याख्या में देखें हैं। अगला जो टॉपिक है भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन से जो पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, तो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अरावली को माना जाता है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल अर्थात प्रोटोरोजोइक यौन में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व को माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। ये किसके बारे में प्रश्न था? अरावली की को जो है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी माना जाता है, और उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, और इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, और उसकी गुरु शिखर की लंबाई कितनी है? 722 मीटर। दूसरा प्रश्न है, इस खंड से संबंधित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में कुछ द्वीपों का नाम दिया गया है, और सूची 2 में इनकी अवस्थिति के बारे में दिया गया है। तो द्वीप में जैसे बेअंत, शयोधर, पीरम, द्वारका और दीव दिया गया है, वहीं अवस्थिति में काठियावाड़ तट, अरब सागर तट, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी दिया हुआ है। अगर हम इनको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें, तो बेअंत शयोधर जो है ये इसकी अवस्थिति कच्छ की खाड़ी में है, पीरम द्वीप की अवस्थिति खंबात की खाड़ी में है, द्वारका द्वीप की अवस्थिति अरब सागर तट पर है, और दीव द्वीप की अवस्थिति काठियावाड़ तट पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें गोंडवाना भारत की नवीनतम चट्टान प्रणाली मानी जाती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिसमें लोहा, सोना, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इसमें चूना का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला मध्यम श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है, जिसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। तो नवीनतम जो है पर्वत श्रेणी चट्टान प्रणाली भारत की कौन सी मानी जाती है? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। तो पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर अविभाजित में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। तो पीर पंजाल श्रेणी जो है ये कहाँ पर पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में कुछ पहाड़ी या पर्वतों का नाम दिया गया है, वहीं सूची 2 में भारतीय राज्यों में इनकी अवस्थिति दिया गया है। तो सूची 1 में देखें तो पर्वत पहाड़ियों के अंतर्गत बटेश्वर पहाड़ी, बिलारी श्रृंखला, चिन श्रृंखला और घोसी पहाड़ी का नाम दिया गया है। वहीं अगर अवस्थिति में देखें तो हरियाणा, मणिपुर, बिहार और कर्नाटक का नाम दिया गया है। और सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तो बटेश्वर पहाड़ी का विस्तार जो है भागलपुर अर्थात बिहार के भागलपुर में अवस्थित है। चिन श्रृंखला इसका विस्तार मणिपुर राज्य में मुख्यतः यह म्यांमार से लेकर मणिपुर तक विस्तारित है। घोसी पहाड़ी की अगर बात करें तो यह हरियाणा के महेंद्रगढ़ में इसका विस्तार पाया जाता है। प्रश्न में बिल्लारी श्रृंखला के बारे में पूछा गया है, जबकि कर्नाटक में बिल्लारी गुड्डा श्रृंखला है, परंतु निकटतम बिल्लारी को बिल्लारी मानते हुए प्रश्न का उत्तर विकल्प डी दिया गया है। दर्रा और हिमरेखा की अगर बात, हिमरेखा और हिमनद से संबंधित प्रश्नों को अब हम लोग देखेंगे। तो इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न पूछा गया है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में अवस्थित है। नाथुला दर्रा हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 4310 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 56 किलोमीटर पूर्व में स्थित नाथुला दर्रा चीनी क्षेत्र में तिब्बती पठार की चुंबी घाटी में खुलता है। नाथुला भारत एवं चीन के बीच तीसरा महत्वपूर्ण सीमा व्यापार पॉइंट है। अन्य 2 व्यापार पॉइंट उत्तराखंड में लेफू लेक और तथा हिमाचल प्रदेश में सिपकिल्ला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ हिमनदी दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति दिया है। सियाचिन हिमनदी, इसकी अवस्थिति नुब्रा घाटी में है, सही है। बैफू हिमनदी की अवस्थिति ब्राब्लो घाटी में है, बिल्कुल सही है। बारासिगरी हिमनदी की अवस्थिति चंद्रा घाटी में है, सही है। और सोनापानी हिमनदी ये गोरी गंगा में न अवस्थित होकर इसकी अवस्थिति लाहौल स्पीति घाटी में है। इस प्रकार देखें तो विकल्प डी जो है ये सुमेलित नहीं था, बाकी 3 जो है सुमेलित थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अगला प्रश्न है, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है।
चौथा प्रश्न है सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है। जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें कंचनजंगा, रुंडोन, गंगोत्री और केदारनाथ। तो इन विकल्पों में गंगोत्री जो है सबसे बड़ा हिमनद है। उपर्युक्त विकल्पों में हिमनदों की लंबाई इस प्रकार है। गंगोत्री हिमनदी की अगर विस्तार की बात करें तो कितनी लंबी है, 26 किलोमीटर। रुंडन हिमनद 19 किलोमीटर। कंचनजंगा हिमनद 16 किलोमीटर और केदारनाथ हिमनद 14.5 किलोमीटर विस्तार है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। जो 4 विकल्प दिए गए हैं चांगला जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश और सेला उत्तराखंड। इन विकल्पों में सेला की अवस्थिति जो है ये चांगला, रोहतांग, बोमडिला, सेला ये सभी दर्रे हैं और इसका विस्तार किन राज्यों में अवस्थिति है ये पूछा गया है। तो सेला की अवस्थिति जो है उत्तराखंड में ना होकर इसकी अवस्थिति अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस प्रकार विकल्प डी जो है सुमेलित। अगला टॉपिक है भारत के राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश। अब इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं अब इन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है। और ये 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है। और यह प्रश्न यूपीपीएससी की जो खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा हुई थी 2020 में उसमें पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर महाराष्ट्र था। 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में राज्यों का नाम दिया गया है और सूची 2 में राजधानियों का नाम दिया गया है। सूची 1 में जैसे राज्यों के अंतर्गत असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय का नाम दिया गया है, वहीं सूची 2 में शिलांग, कोहिमा, दिसपुर और ईटानगर दिया गया है। अगर हम लोग इसको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तो इस प्रकार होगा। असम की राजधानी दिसपुर, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर तथा मेघालय की राजधानी शिलांग। तो इस प्रकार अगर हम सुमेलित करें तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें दिल्ली जो है भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। प्रश्न में उल्लिखित संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। 26 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख है। लद्दाख ऑप्शन में दिया नहीं है तो इसके बाद जो है दिल्ली दिया है, तो दिल्ली इसका सबसे बड़ा उत्तर हो जाएगा। अगला जो खंड है जातियाँ, प्रजातियाँ और जनजातियों से इससे संबंधित जो पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब एक तरफ जो है जनजातियों का नाम दे दिया गया है, दूसरी तरफ ये जनजातियाँ किन राज्यों में निवास करती हैं ये दिया गया है। तो देखें तो इसमें इस प्रश्न के उत्तर में स्टार दिया गया है, अर्थात या तो यह प्रश्न कोई भी सुमेलित नहीं है हो जाएगा, या तो जितने भी विकल्प दिए गए हैं इसमें कोई भी सही नहीं है। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय की रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार उपर्युक्त सभी विकल्प सुमेलित हैं। जो भी विकल्प दिया गया है उसमें सभी सुमेलित है, अर्थात अंगामी जो है नागालैंड में इसका ये जनजाति पाई जाती हैं। आपातानी ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश में और गोंड जनजाति मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती हैं। यदि विकल्प सी में भोटिया के स्थान पर भोटिया होता तो विकल्प सी का चयन उत्तर विकल्प के रूप में होता। भोटिया जनजाति उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्यों में पाई जाती है, जबकि भोटिया जनजाति सिक्किम, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है जारवा आदिवासी पाए जाते हैं। जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और झारखंड। तो जारवा जनजाति जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। जारवा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति है। वर्तमान में इनकी संख्या अत्यंत कम है। इन्हें जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स अर्थात पीवीटीजीज में शामिल किया गया है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की अन्य प्रमुख जनजातियां ओंगे, शोम्पेन, सेंटिनेली एवं ग्रेट अंडमानीज आदि हैं। ये सभी जनजातियां जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जो चार विकल्प दिए गए हैं उसमें भील इसका विस्तार राजस्थान राज्य में है। संथाल जनजाति झारखंड में पाई जाती है। खासी जनजाति ये सिक्किम में नहीं पाई जाती और टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। तो खासी जो है जनजाति ये असम में ना इनका विस्तार होकर ये कहाँ निवास करती हैं, मेघालय में। तो खासी जनजाति असम में ना निवास करके इनका निवास स्थल मेघालय है।
चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सी विकल्प, मिजोरम में हिंदू दूसरा प्रमुख समुदाय है, ये विकल्प सुमेलित नहीं है। जबकि जम्मू कश्मीर में मुसलमान बहुमत में है, सही है। नागालैंड में ईसाई बहुमत में है, सही है। और सिक्किम में बौद्ध दूसरा प्रमुख समुदाय है, बिल्कुल सही कथन है। प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भी मिजोरम में बौद्ध दूसरा प्रमुख समुदाय है, न कि हिंदू समुदाय, इसलिए विकल्प जो सी जो है सही उत्तर नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में जनजातियों का नाम दिया गया है, सूची 2 में इन जनजातियों की अवस्थिति किन राज्यों में है यह दिया हुआ है। अगर हम इसका सही सुमेलन करें तो जारवा, सेंटिलीज तथा ओंगी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजातियां हैं। कौन कौन सी? जारवा, सेंटिलीज और ओंगी। थारू जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के तराई भाग में है। गोंड जनजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र व उड़ीसा में निवास करती है। कुकी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत के मणिपुर, मुख्य रूप से असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एवं नागालैंड आदि राज्यों में निवास करने वाली एक मंगोलॉइड प्रजाति की जनजाति है। भील जो है भारत की सबसे बड़ी तथा गोंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अगर सबसे बड़ी जनजाति पूछे भारत की कौन सी है तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भील। जबकि गोंड जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अगला टॉपिक है अफवाह तंत्र से। अफवाह तंत्र के अंतर्गत जितने प्रश्न पूछे गए हैं अब उन प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो इस खंड के अंतर्गत पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें व्यास, चिनाब, रावी और सतलज। व्यास, चिनाब और रावी का तो उद्गम स्थल भारत में है, जबकि सतलज का उद्गम स्थल भारत नहीं है। तो सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में न होकर तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राकसताल झील है। यह पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होते हुए शिपकिल्ला, ये इसका इस दर्रे की अवस्थिति कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ से ये सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। जिसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सतलज। सतलज का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। अगला प्रश्न है, फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है। तो फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगोत्री ग्लेशियर से उद्गमित हुई भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा फरक्का बैराज के पास 2 भागों में विभक्त हो जाती है। दाएं भाग की सहायक नदी को हुगली के रूप में जाना जाता है, जबकि बाएं भाग अर्थात गंगा नदी के मुख्य भाग को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें तापी, कृष्णा, महानदी और गोदावरी का नाम शामिल है। तो इसमें तापी नदी ये भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तापी या ताप्ती प्रायद्वीपीय भारत की महत्वपूर्ण नदी है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। इस प्रकार नर्मदा की एक प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है अर्थात प्रवाहित होती है। तो नर्मदा और तापी नदियाँ ये जो हैं भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें बेतवा, चंबल, केन और रामगंगा है। तो रामगंगा ये यमुना की सहायक न होकर ये गंगा की सहायक नदी है। रामगंगा नदी गंगा की सहायक नदी है, जबकि चंबल, बेतवा और केन यमुना की सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन मन्नार की खाड़ी में गिरती है? जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें पेन्नार, कावेरी, कृष्णा और वैगई शामिल हैं। तो इस प्रश्न का भी उत्तर में स्टार दिया हुआ है, अर्थात इसमें कोई भी नदी जो है मन्नार की खाड़ी में नहीं गिरती है। आइए देख लेते हैं प्रश्न के विकल्प में, इस प्रश्न की व्याख्या में देखते हैं। वैगई नदी तमिलनाडु राज्य के वरुसनाडु पहाड़ी से निकलकर पाक की खाड़ी में समाहित हो जाती है, जबकि कृष्णा, कावेरी एवं पेन्नार नदियां बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती हैं। अतः प्रश्न में यदि मन्नार की खाड़ी के स्थान पर पाक की खाड़ी दिया होता तो विकल्प डी सही उत्तर होता। तो जो भी नदियां दी गई हैं उसमें किसी नदी का मुहाना मन्नार की खाड़ी में नहीं था, इसलिए यह प्रश्न डिलीट योग्य था और बाद में आयोग द्वारा इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था। छठा प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम है। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत में है। वैज्ञानिक खोजों एवं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इमेज के आधार पर यह पता चला है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत स्थित कैलाश श्रृंखला अर्थात मानसरोवर झील के निकट है। यह श्रृंखला कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील के निकट स्थित है।
यह नदी तिब्बत से निकलकर भारत में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख व पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। तो सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत कैलाश श्रृंखला में है और यह कहाँ से प्रवाहित होती है? यह तिब्बत से निकलकर भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख व पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन में दिया गया है नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है और यह एक भ्रंश घाटी से बहती है। अब इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसमें पहला कथन गलत है जबकि कारण सही है। क्यों ऐसा है? नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती है। यहाँ पर डेल्टा दिया हुआ है, डेल्टा के स्थान पर नर्मदा नदी अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। इस प्रकार जो है कथन गलत हो जाएगा और कारण जो है बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली भारत की एक प्रमुख नदी है। एक अन्य नदी है, वह कौन सी है? आप इसको कमेंट करके जरूर बताएं कि वह कौन सी नदी है नर्मदा के बाद जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, देख लेते हैं इस प्रश्न की व्याख्या भी। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती। इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। तो नर्मदा नदी कहाँ से उद्गमित होती है? अमरकंटक चोटी से। भ्रंश घाटी से बहती हुई यह खंबात की खाड़ी में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है। इसके उत्तर में विंध्याचल एवं दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। इस प्रकार कथन गलत है और कारण सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब से निकलती है? तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें महानदी, नर्मदा, सोन और तापी है। ताप्ती नदी जो है मुल्ताई के पवित्र तालाब अर्थात टैंक से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित मुल्ताई के निकट सतपुड़ा की श्रृंखला में अवस्थित है। यह भी नर्मदा नदी के समांतर भ्रंश घाटी में होकर प्रवाहित होती है। तो मुल्ताई के पवित्र तालाब से कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में कुछ नदियों के नाम दिया गया है और सूची 2 में कुछ सहायक नदियों का नाम दिया गया है। तो इन नदियों की कौन सी सहायक नदी है हमको वही सूचीबद्ध करना है। तो अगर हम इसको सही सुमेलन करें सूची 1 को सूची 2 से, तो गंगा नदी की सहायक नदी सोन है, गोदावरी की सहायक नदी मंजरा और कृष्णा की सहायक नदी भीमा और यमुना की सहायक नदी केन है। अगला प्रश्न है 10वां, जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वे हैं। तो गोदावरी नदी भारत के महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्य से होकर बहती है। गोदावरी नदी मुख्यतः महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलकर दक्षिण मध्य भारत को पार करते हुए दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें इंद्रावती दामोदर की सहायक नदी नहीं है, जबकि बराकर, जमुनिया, बारकी ये सभी जो हैं दामोदर की सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार के खमारपाट पहाड़ी से होता है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। इसकी सहायक नदियां जमुनिया तथा बराकर हैं। दामोदर नदी पर ही दामोदर घाटी निगम अर्थात डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन आधारित है। इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है जो उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में बहते हुए गोदावरी से मिलती है। तो इस प्रकार जो है हम लोग ने अपवाह तंत्रों के बारे में देखा। भारत में कौन कौन सी नदियां बहती हैं और इनका उद्गम है कहाँ से होता है, कहाँ पर ये अपना मुहाना बनाती है अर्थात कहाँ ये किस सागर या महासागर में विलीन होती हैं। तो यहाँ तक हम लोग ने आज इस वीडियो में पढ़ा है। अगले जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम लोग प्रपात और झीलों से स्टार्ट करेंगे और पूरा प्रयास रहेगा कि इन 2 वीडियोस में भारत का भूगोल को हम लोग ख़त्म कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, अगर आप हम इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारतीय भूगोल के PYQ सीरीज़ के अंतर्गत लास्ट वीडियो में हम लोग ने अपवाह तंत्र तक जो है कवर किया था। आज इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, प्रपात और झीलें। अगर आपने इसके पहले के टॉपिक्स की वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रपात और झीलें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और पूरा प्रयास रहेगा कि आज की इस वीडियो में पूरा जो भारतीय भूगोल से संबंधित जितने प्रश्न आयोग द्वारा पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग हल कर लें।
तो जो अगला वीडियो बनेगा वो विश्व भूगोल से बनेगा, और विश्व भूगोल के भी वीडियोस को हम लोग 2 से 3 वीडियोस में ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रपात और झीलों के अंतर्गत पहला जो प्रश्न पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में झीलों का नाम दिया गया है, वहीं सूची 2 में ये झीलें भारत के किस राज्य में अवस्थित हैं ये दिया गया है। झीलों के अंतर्गत साला झील, हेफलॉन्ग झील, लोनार झील और तलवारा झील का नाम दिया गया है, और राज्यों के अंतर्गत महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और असम का नाम दिया गया है। अगर सही सुमेलित करें, मैच द फॉलोइंग अर्थात जोड़े मिलाएं, तो साला झील जो है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है, हेफलॉन्ग झील असम राज्य में, लोनार झील महाराष्ट्र में, और तलवारा झील की अवस्थिति राजस्थान राज्य में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ झील दिया है, दूसरी तरफ ये इसकी अवस्थिति के बारे में दिया है कि कहाँ पर ये अवस्थित है। तो सौज झील मैनपुरी में अवस्थित है, सही है। सेखा झील अलीगढ़ में अवस्थित है, बिल्कुल सही है। बखीरा झील ये संत कबीर नगर में अवस्थित है, बिल्कुल सही है। सरसई झील ये आगरा में अवस्थित न होकर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में अवस्थित है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है, तो सही उत्तर यही हो जाएगा। दिए गए विकल्प में डी सुमेलित नहीं है, अर्थात सरसई झील इटावा जनपद में स्थित है, जबकि आगरा में कीठम झील अर्थात सूर सरोवर झील स्थित है। अन्य विकल्प सौज झील मैनपुरी, शेखा झील अलीगढ़ और बखीरा झील संत कबीर नगर सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, गोविंद सागर जलाशय स्थित है। तो गोविंद सागर जलाशय हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। गोविंद सागर जलाशय भाखड़ा बांध के पीछे स्थित एक जलाशय है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, कोटेश्वर बांध निम्नलिखित किन नदियों पर बनाया गया है। तो कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में भागीरथी नदी पर कोटेश्वर बांध बनाया गया है। टिहरी बांध भी भागीरथी पर बनाया गया है। तो टिहरी और दूसरा कोटेश्वर बांध ये सभी जो हैं किस नदी पर बनाया गया है, भागीरथी नदी पर। अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे तो आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें जोग जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, राकिम कुंड जलप्रपात और केवती जलप्रपात। तो इसके अंतर्गत जो चारों विकल्प में कुंचिकल जलप्रपात जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व जलप्रपात डाटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोह कालिकई अर्थात ये कहाँ पर है, मेघालय प्रपात है, मेघालय राज्य में अवस्थित है। लेकिन अनेक आधिकारिक भारतीय स्रोतों से अभी भी भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल प्रदर्शित है। विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों में भी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल को ही माना जाता है। तो अगर आपकी परीक्षा में आए भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कौन है, अगर कुंचिकल विकल्प में है तो आप कुंचिकल को बिना किसी डाउट के सही मार के आएँ। अगला टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पतियाँ। प्राकृतिक वनस्पतियों के अंतर्गत पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता। जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें छत्तीसगढ़ राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है। सिनकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम तटीय मैदान है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य उष्णकटिबंधीय शुष्क और मानसूनी वनों के लिए उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता, जबकि असम, केरल और पश्चिम बंगाल में यह पाया जाता है। तो सिनकोना वृक्ष किस राज्य में नहीं उगता, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में कुछ आर्द्र भूमियों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में इन आर्द्र भूमियों की स्थिति किन राज्यों में है ये दिया गया है। तो आर्द्र भूमियों के अंतर्गत टम्बाओ, कोराडी, अंसुपा और यारलपट दिया गया है। वहीं राज्यों में मणिपुर, उड़ीसा, सिक्किम और महाराष्ट्र दिया गया है। अगर हम इसको सही सुमेलित करें तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, टम्बाओ ये भारत के सिक्किम राज्य में अवस्थित है। कोराडी आर्द्रभूमि ये महाराष्ट्र में स्थित है। अंसुपा आर्द्रभूमि ये उड़ीसा राज्य में अवस्थित है और यारलपट ये मणिपुर राज्य में अवस्थित है। तो सही सुमेलन इस प्रकार होगा। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में किसमें सागौन का वन पाया जाता है। जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक। तो सीधे आइए प्रश्न के व्याख्या पर बढ़ते हैं। क्या है इसका सही उत्तर, दिए गए विकल्पों में
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों में सागौन वन पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन वन पाया जाता है। अब इसमें पूछा है निम्न राज्यों में किसमें सागौन वन पाया जाता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है और कर्नाटक में भी पाया जाता है। इस प्रकार अगर इसका सही उत्तर देखें तो दिए गए विकल्पों में कई सारे विकल्प जो हैं इसके उत्तर होंगे, इसलिए बाद में आयोग द्वारा इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन पौधों में फूल नहीं होते हैं? जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें फर्न में फूल नहीं होते हैं। फर्न एक संवहनी पौधा है, ये पौधे बीज रहित होते हैं, इन पौधे में फूल नहीं लगते, अतः डी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है उष्णकटिबंधीय वन, शंकु वृक्ष, कच्छ वनस्पति और पतझड़ वन। वहीं सूची 2 में सुंदर वन, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और साइलेंट वैली का नाम दिया गया है। सही प्रकार से अगर सुमेलित करें तो इसको उष्णकटिबंधीय वन, ये जो है साइलेंट वैली, ये साइलेंट वैली में पाया जाता है। शंकुधारी वन ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। और कच्छ वनस्पतियाँ पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में ये वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और पतझड़ वन जो है राजस्थान में विस्तारित हैं। तो इस प्रकार इसका सही सुमेलन होगा। अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। इससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाओं का नाम दिया गया है, वहीं सूची 2 में ये परियोजनाएं किन नदियों पर निर्मित हैं ये दिया गया है। तो सूची बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत रिहंद परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना और रामगंगा परियोजना का नाम दिया गया है। वहीं नदियों के अंतर्गत रामगंगा, भागीरथी, सोन और बेतवा का नाम दिया गया है। अगर हम लोग इसको सही सुमेलित करें तो रिहंद परियोजना जो है ये रिहंद नदी पर निर्मित है और रिहंद नदी सोन की सहायक नदी है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना ये बेतवा नदी पर निर्मित है। टिहरी बांध परियोजना अभी ऊपर के प्रश्नों में हम लोग देखे हैं भागीरथी पर निर्मित है। टिहरी के साथ ही साथ कोटेश्वर बांध भी भागीरथी पर निर्मित है। रामगंगा परियोजना ये भी रामगंगा नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब एक तरफ दे दिया है ताप विद्युत गृह और दूसरी तरफ राज्यों का नाम दिया गया है। ताप विद्युत गृह में बाढ़, लारा, कुडगी और गडरवारा का नाम दिया गया है। वहीं राज्यों के अंतर्गत बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य प्रदेश का नाम दिया गया है। अगर देखें इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है तो डी विकल्प जो है सुमेलित नहीं है। ताप विद्युत गृह बाढ़ ये बिहार राज्य में अवस्थित है, लारा छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है, कुडगी कर्नाटक में अवस्थित है, गडरवारा ये आंध्र प्रदेश में न स्थित होकर ये कहाँ पर है तो इसकी अवस्थिति मध्य प्रदेश राज्य में है। ताप विद्युत गृह केंद्रों में उससे संबंधित राज्यों के विकल्प में डी सुमेलित नहीं है। वस्तुतः गाडरवारा ताप विद्युत केंद्र आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में स्थित है। यह एनटीपीसी की ग्रीनफील्ड परियोजना है। शेष सभी विकल्प सुमेलित हैं। गडरवारा किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में न होकर इसकी अवस्थिति मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में कुछ परियोजनाओं का नाम दिया गया है, सूची 2 में नदियों का नाम दिया गया है। परियोजनाओं के अंतर्गत उकाई, जायकवाड़ी, खड़कवासला और मयूराक्षी का नाम दिया गया है। वहीं नदियों के अंतर्गत गोदावरी, आंबी, मूथा और तापी का नाम दिया गया है। अगर सही सुमेलित करें तो इसके अंतर्गत आइए देखते हैं क्यों प्रश्न के उत्तर पर स्टार दिया गया है, क्या इसमें गलती है। डायरेक्ट हम लोग इसकी व्याख्या पर देखते हैं। उपरयुक्त प्रश्न परियोजना सूची 1 व नदियां सूची 2 में असंगतता होने के कारण विवादास्पद रहा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में कूट ए को सही माना। मयूराक्षी परियोजना जो है मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में है, जबकि खड़गवासला परियोजना महाराष्ट्र के पुणे जनपद में मूथा अर्थात मूला नदी पर निर्मित है। जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र के औरंगाबाद में गोदावरी नदी पर स्थित है। इस प्रकार सही सुमेलन इस प्रकार होगा। उकाई परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तापी नदी पर। जायकवाड़ी गोदावरी नदी पर, मयूराक्षी नदी पर और खड़गवासला मूथा नदी पर निर्मित है। जो दिया गया विकल्प था उस विकल्प के हिसाब से कोई भी सही सुमेलन नहीं हो पा रहा था। इस प्रकार ये जो है प्रश्न गलत श्रेणी में दर्ज किया गया था आयोग द्वारा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ नहर परियोजनाएं दिया गया है, दूसरी तरफ अवस्थिति दिया गया है। नहर परियोजनाओं के अंतर्गत घाट प्रभा नहर परियोजना, इसकी अवस्थिति कर्नाटक सही है। दूसरा है ऑप्शन उकाई नहर परियोजना, इसकी अवस्थिति गुजरात सही है। नीरा नहर परियोजना, इसकी अवस्थिति महाराष्ट्र सही है। जवाई परियोजना, ये तमिलनाडु में न होकर इसका संबंध किस राज्य से है, महाराष्ट्र से। जवाई परियोजना राजस्थान में, सॉरी जवाई परियोजना ये तमिलनाडु में न होकर राजस्थान राज्य में अवस्थित है। इस प्रकार जो है ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। लूनी की सहायक जवाई नदी पर से संबंधित हैं, वहीं उकाई नहर परियोजना तापी नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है, जिसका संबंध गुजरात राज्य से है। घाट प्रभा परियोजना कर्नाटक की घाट प्रभा नदी पर और नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में कृष्णा की सहायक नदी नीरा से संबंधित है। अगला टॉपिक है खनिज एवं उद्योग, इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है। जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें छत्तीसगढ़ में तेल शोधनशाला नहीं है, जबकि गुजरात, केरल और पश्चिम बंगाल में तेल शोधनशाला अवस्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है, गुजरात में कोयली, वाडीनार एवं जामनगर तेल शोधनशाला, केरल में कोच्चि तेल शोधनशाला व पश्चिम बंगाल में हल्दिया शोधनशाला स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में निदेशित कोर उद्योगों में सम्मिलित नहीं है। तो कोर उद्योगों के अंतर्गत सॉफ्टवेयर सम्मिलित नहीं है, जबकि सीमेंट, स्टील और कोयला को शामिल किया जाता है। तो भारत में कुल 8 कोर सेक्टर हैं। उन 8 कोर सेक्टरों में कौन कौन शामिल है, तो कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, विद्युत, ये सभी जो है कोर सेक्टर में शामिल है। इसमें सॉफ्टवेयर को कोर सेक्टर में शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार जो है प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर, जो कि कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कौन एक अभ्रक का उत्पादन नहीं करता है। जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें मध्य प्रदेश जो है अभ्रक का उत्पादन नहीं करता, जबकि झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश अभ्रक का उत्पादन करते हैं। दिए गए विकल्पों में मध्य प्रदेश राज्य में अभ्रक का उत्पादन नहीं किया जाता। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राजस्थान अभ्रक अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करता था। तो अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है, तो राजस्थान में। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता राज्य मध्य प्रदेश है। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2023 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन राज्य निम्न है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है महाराष्ट्र का, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन किसका करता है, मैग्नीज का, उसके बाद महाराष्ट्र करता है, फिर उड़ीसा और चौथा राज्य कौन सा है, कर्नाटक। ये सभी 4 प्रमुख राज्य हैं जो मैग्नीज का उत्पादन करते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश प्रथम पर, महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर, उड़ीसा तृतीय पर और कर्नाटक चतुर्थ स्थान पर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में हीरा, संगमरमर, बालू और स्नेहक का नाम दिया गया है और सूची 2 में कैल्शियम, सिलिकॉन, ग्रेफाइट और कार्बन दिया गया है। अगर इनको सही सुमेलित करें तो हीरा जो है ये कार्बन का रूप है, संगमरमर में कैल्शियम पाया जाता है, बालू ये सिलिकॉन का एक भाग माना जाता है और स्नेहक में ग्रेफाइट पाया जाता है। तो इस प्रकार इसका सही सुमेलन होगा हीरा, कार्बन, संगमरमर, कैल्शियम, बालू, सिलिकॉन और स्नेहक, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ खदान और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। तो बैलाडीला ये मध्य प्रदेश, ये सुमेलित नहीं है। बैलाडीला की खान कहाँ, छत्तीसगढ़ में है इस प्रकार, और ये दिया क्या है यहाँ पर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार ये सही सुमेलित नहीं है, जबकि अन्य 3 सही सुमेलित हैं। चिकमंगलूर कहाँ अवस्थित है, कर्नाटक में, मयूरभंज उड़ीसा में और सिंहभूम झारखंड राज्य में अवस्थित है। बैलाडीला मध्य प्रदेश में नहीं अपितु छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में स्थित लौह अयस्क उत्पादन केंद्र है। यह औद्योगिक क्षेत्र मुख्यतः 2 भागों बछेली तथा किरंदुल में बटा है। यह पूरा क्षेत्र बैल की कुबड़ के समान होने के कारण बैलाडीला के नाम से जाना जाता है। शेष सभी विकल्प सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन राज्य है। तो भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन राज्य राजस्थान है। दिए गए विकल्पों में भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन राज्य राजस्थान है। वर्ष 2022 के इंडियन मिनरल ईयर बुक के अनुसार वर्ष 2021-22 अभ्रक अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्तनों में कौन भारत के लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है।
तो इसमें लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात जिस पत्तन से होता है वह मार्मुगोवा है। मार्मुगोवा पत्तन भारत के लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है। यह पत्तन किस राज्य में है? तो गोवा में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा लिग्नाइट कोयला का क्षेत्र नेवेली में अवस्थित है। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार तमिलनाडु के कुड्डालोर जनपद में स्थित नेवेली है। लिग्नाइट कोयले के सर्वाधिक भंडार और उत्पादन क्षेत्र में तमिलनाडु शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है? तो भारत का जो लौह अयस्क भंडार है वह धारवाड़ क्रम की चट्टानों से संबंधित है। भारत में लौह अयस्क भंडार धारवाड़ क्रम के शैल समूहों से संबंधित है। इसका नाम कर्नाटक के धारवाड़ जनपद पर पड़ा है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का संबंध कोयला, कडप्पा का मुख्यतः चूना पत्थर तथा विंध्य क्रम का संबंध लाल बलुआ पत्थर से है। अगला प्रश्न है, भारत का लौह अयस्क का भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है? तो भारत का लौह अयस्क का भंडार जिस शैल समूह से संबंधित है उसको हम लोग धारवाड़ के नाम से जानते हैं। भारत में लौह अयस्क प्रमुख रूप से धारवाड़ शैल तंत्र में पाया जाता है। धारवाड़ शैल तंत्र भारत में पाई जाने वाली आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण शैलें हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें रामागुंडम उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, चित्तरंजन लोकोमोटिव के लिए जाना जाता है, कोरबा एल्युमिनियम उत्पादन के लिए जाना जाता है, पिंपरी कीटनाशकों के उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता। इसलिए इस प्रकार जो है ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। पिंपरी जो है ये ऑटोमोबाइल एवं फार्मास्यूटिकल्स के लिए जाना जाता है, न कि कीटनाशकों के लिए। इस प्रकार जो है ये ऑप्शन सही नहीं होगा। अगला बढ़ते हैं। अगला 13वां प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम और निकेल का प्रयोग होता है। क्रोमियम और निकेल। स्टेनलेस अर्थात धब्बा रहित स्टील बनाने में सामान्यतः क्रोमियम एवं निकेल का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों को ही लौह धातु के साथ मिलाकर कुछ मात्रा में कार्बन डालकर स्टेनलेस स्टील तैयार किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्टेनलेस स्टील में सिलिकॉन, मैग्नीज की भी अलग अलग मात्रा होती है। अन्य उपयोगी गुण लाने हेतु इसमें मॉलिब्डेनम भी मिश्रित किया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील में मुख्यतः क्या पाया जाता है? क्रोमियम और निकेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है? जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें लौह एवं इस्पात का जो उद्योग है ये भारत में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का कमाता है। प्रश्नकाल में प्रश्नगत विकल्पों में लौह एवं इस्पात उद्योग भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कमाता था। भारत सरकार द्वारा जारी अद्यतन आंकड़े 2024 से जनवरी 2025 तक के अनुसार दिए गए विकल्पों में लौह एवं इस्पात भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है। आपके नए आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कौन सा उद्योग कमाता है? लौह और इस्पात। अगला टॉपिक है परिवहन। परिवहन से संबंधित प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत का कोयला को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चेन्नई के निकट। भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन चेन्नई के निकट इन्नौर कामराजार पोर्ट बना है। यह देश का प्रथम निगमित बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों को उनके राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो 4 राज्य दिए गए हैं उनमें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम का है। अब इसमें बताना है कि किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है और किसमें सबसे कम है। तो हमको ये क्रम में बताना है। तो अगर क्रम हम लोग व्यवस्थित करें तो 31 दिसंबर 2024 की आंकड़ों के अनुसार जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाया गया है उसके आंकड़ों के हिसाब से अरुणाचल प्रदेश 4367 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग का क्षेत्र है। वहीं नागालैंड में 1670, मिजोरम में 1499 और सिक्किम में 709 किलोमीटर लंबाई को कवर करता है। तो इस प्रकार सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम। इस दिए गए विकल्पों में अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई और सिक्किम में सबसे कम लंबाई है राष्ट्रीय राजमार्गों की। अगला प्रश्न है, भारत का कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है। अभी हम लोग ने ऊपर के प्रश्न में देखा चेन्नई के समीप इन्नौर बंदरगाह, जिसका अब नाम क्या पड़ गया है? कामाराजार पोर्ट। यह भारत का 12वां प्रमुख पत्तन है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है। जो दिए गए विकल्प हैं प्रश्न काल में, राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में थी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के वेबसाइट पर 31 दिसंबर 2024 की स्थिति के अनुसार दिए गए आंकड़ों के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में, अब महाराष्ट्र विकल्प में था नहीं तो दूसरा महाराष्ट्र में अगर हम लोग देखें तो सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है राष्ट्रीय राजमार्गों की। इस सूची में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है, राजस्थान तीसरे पर और मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र विकल्प में था नहीं, तो जो सर्वाधिक लंबाई किस राज्य की हो जाएगी? उत्तर प्रदेश। अगर महाराष्ट्र होता तो यहाँ इसका सही उत्तर क्या होता? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहले पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग सही है, नासिक पुणे राष्ट्रीय राजमार्ग 50 सही है, दुर्गापुर कोयला एक्सप्रेस राजमार्ग ये भी सही है, हैदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय, हैदराबाद दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय नहीं है, जबकि इसका मुख्यालय कौन है? इसका मुख्यालय आइए हम लोग व्याख्या में देखते हैं। हल्दिया से प्रयागराज तक राष्ट्रीय राष्ट्रीय जलमार्ग एक विस्तारित है। नासिक और पुणे के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 अवस्थित है। ध्यातव्य है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 50 और 3 को वर्तमान में NH60 के नाम से जाना जाता है। दुर्गापुर कोयला एक्सप्रेस राजमार्ग संख्या 2 से जुड़े हैं। पुराना NH2 अब NH19 और GQ एवं NH44 NS में समाहित है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय हैदराबाद में नहीं बल्कि कहाँ पर है? सिकंदराबाद में। तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय हैदराबाद ना होकर सिकंदराबाद है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही सुमेलित नहीं था। अगला टॉपिक है भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या से जो प्रश्न पूछे गए हैं अब हम लोग उन प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में राज्यों का नाम दिया गया है और सूची 2 में जनघनत्व का आंकड़ा दिया गया है। राज्यों के अंतर्गत बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया है। वहीं जनघनत्व के अंदर 1029, 828, 859 और 1102 का आंकड़ा दिया गया है। अगर सही प्रकार से सुमेलित करें तो बिहार राज्य का जो जनघनत्व है जनगणना 2011 के अनुसार वो 1106 है, पश्चिम बंगाल 1028, केरल 860 और उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 है। इस प्रकार हम सही सुमेलित करें तो ये उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें लिंगानुपात सबसे कम है? तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के हरियाणा राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है। हरियाणा में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 879 है। इसके बाद क्रमशः सिक्किम 890, पंजाब 895 और सबसे अधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है जहां पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। अगर सर्वाधिक की बात करें तो केरल और सबसे कम की बात करें तो हरियाणा राज्य होगा लिंगानुपात में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित 4 राज्य अधिकतम नगरीय जनसंख्या रखने वाले स्थान पर है। निम्न को आरोही क्रम में कौन सा है? तो अगर आरोही क्रम की बात करें नगरीय जनसंख्या के दृष्टि से तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। अब यहाँ क्या दिया गया है? आरोही। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। पश्चिम बंगाल में सबसे कम, उससे ज़्यादा तमिलनाडु में, उससे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में और सबसे ज़्यादा जो है नगरीय जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। इस प्रकार आप देखेंगे तो ये सभी राज्यों का नगरीय जनसंख्या दिया गया है। तो इसको आप लोग एक बार इस पर नज़र डाल लें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो जनांकिकी जो है ये जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित है। जनांकिकी अर्थात डेमोग्राफी के अंतर्गत जनसंख्या एवं मानव समुदाय के समस्त निर्धारक तत्वों तथा उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण एवं बनावट, उसमें पाए जाने वाले परिवर्तन तथा परिवर्तन के उत्तरदायी कारणों जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, क्षेत्रीय संचरण और सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जनसंख्या के गुणात्मक एवं परिणात्मक दोनों ही पक्षों का अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है। अगला प्रश्न है 2001 की जनगणना के अनुसार, तो इसका यहाँ पर कोई औचित्य नहीं बनता। 2001 की जनगणना से संबंधित अब कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाने वाला है।
अगला प्रश्न है, ये भी 2001 की जनगणना से है। 2001 की जनगणना, 2001 की जनगणना, 2011 वाला पूछा जा सकता है, लेकिन 2001 की जनगणना का पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर है जनगणना 2011 के अनुसार? तो इसका सही उत्तर क्या है? महाराष्ट्र। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान पर महाराष्ट्र है। इसका क्षेत्रफल, ये आंकड़ा आप याद कर लें, और जनसंख्या 11.24 करोड़ है। अगला प्रश्न है, भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। बिल्कुल सही कथन है। और 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 53 थी। ये भी सही है। तो अर्थात जो दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथन सही है, 1 और 2। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रथम श्रेणी के नगरों की संख्या 468 है, जो देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 70.2% है। वहीं वर्ष 2011 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल थे। अतः दोनों विकल्प जो है सही है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस में प्रति 1000 बालिकाओं 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष के प्रति 100 बालिकाओं पर हरियाणा राज्य में सर्वाधिक 120 बालक हैं, जबकि सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में 102 हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते क्रम में है? तो देखें तो सही घटता क्रम जो है, बिहार में जनघनत्व सर्वाधिक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, और तीसरे स्थान पर केरल, और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। अगर इनके आंकड़ों की बात करें तो बिहार का जनघनत्व 1106, पश्चिम बंगाल का जनघनत्व 1028, केरल का जनघनत्व 860 और उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 है। तो सही विकल्प अगर चुने घटते क्रम में तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश का क्रम होगा। तो ये थे सभी प्रश्न जो हैं भारतीय भूगोल से, जितने प्रश्न आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग ने इन 2 वीडियोस के माध्यम से हल करा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग विश्व भूगोल से संबंधित जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।